बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी को। तो पहले टर्मिनल वेलोसिटी को डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच, जिसके साथ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसके साथ पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता है इन ए फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में। तो ऑब्जेक्ट की उस मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी मैक्सिमम और कांस्टेंट कैसे होती है और कौन सी कंडीशन टर्मिनल वेलोसिटी को मैक्सिमम और कांस्टेंट बना देती है। तो ये डेफिनेशन मैं आपको इसी लेक्चर में दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन ड्राइव करने से पहले दो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। आप जानते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर वर्टिकली नीचे की डायरेक्शन में फॉल कर रहा हो तो उसकी वेलोसिटी नीचे आते आते इंक्रीज़ करती जाती है, और वो वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पहला केस हमने लिया है कि जब पार्टिकल वैक्यूम में वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा हो। वैक्यूम में ना एयर होती है ना कोई और फ्लूइड होता है। तो जब ना एयर होगी ना फ्लूइड होगी तो उस ऑब्जेक्ट पर ड्रैग फोर्स भी नहीं लगेगी। तो चूंकि पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो एक्सेलरेशन प्लस जी के इक्वल होगा। तो यहाँ ए की जगह जी पुट कर दिया। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल सकता है कि पार्टिकल की नीचे आते हुए वेलोसिटी में कितना इंक्रीज़ आता है कितने टाइम के बाद। अब चूंकि पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे आते हुए चेंज होगी तो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन भी आएगा, और वो एक्सेलरेशन हम इस फार्मूला को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करो हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया। तो जब हम उसको ड्रॉप करेंगे तो 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी जो है टॉप पॉइंट पे वो हमारे पास होगी 0 मीटर पर सेकंड। जब पार्टिकल नीचे आएगा तो अगर ये इक्वेशन लगाएं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई, जी की वैल्यू 9.8 होती है, 10 ले लो। एक सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितना हो जाएगी वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। वी आई 0 आ गया, जी 10 आ गया, टाइम 1 आ गया। तो 0 प्लस 10 इंटू 1 हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 10 आ जाएगी। तो एक सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 0 से बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फर्दर पार्टिकल नीचे मूव करेगा, टाइम 2 सेकंड हो गया। अब ये देखते हैं कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना इंक्रीज़ आया। तो अब इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, क्योंकि हम 1 से 2 सेकंड के इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 पुट कर दो, जी भी 10 पुट कर दो, टाइम 1 से 2 हुआ है, यानी एक सेकंड और टाइम चेंज हो गया है, बढ़ गया है। तो यहाँ डेल्टा टी दोबारा से हमारे पास ये टी दोबारा से 1 आ जाएगा। तो वी आई 10 आ गया, जी भी 10 आ गया और टी भी 1 आ गया। तो 1 से 2 सेकंड के इंटरवल में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 20 आ जाएगी। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 20 मीटर पर सेकंड। वो इसलिए वी आई 10 है, जी भी 10 है, टाइम 1 है। तो 10 इंटू 1 10 होगा और ये 10 ऐड हो जाएगा तो वेलोसिटी 20 हो जाएगी। पार्टिकल फर्दर नीचे आएगा, 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी और 3 सेकंड बाद वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद वेलोसिटी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, और पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी जब तक वो ग्राउंड को हिट नहीं कर जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर यही पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करे लेकिन फ्लूइड में जो है वो फॉल करे। तो आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करता है तो फ्लूइड उस पर एक ड्रैग फोर्स लगाता है, और ड्रैग फोर्स का फार्मूला अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ है 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ वी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, आर उस ऑब्जेक्ट का रेडियस है और ईटा उस फ्लूइड की विस्कोसिटी है। यहाँ हम एयर यूज़ कर रहे हैं तो एयर की विस्कोसिटी आ जाएगी। ये रिलेशन ये बता रहा है ड्रैग फोर्स
स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के यानी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी नीचे आते हुए तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट करो, अब फ्लूइड में हमने एक पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया, तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हमारे पास जो है वो ज़ीरो आ जाएगी और ड्रैग फोर्स भी ज़ीरो होगी। देखो अगर v ज़ीरो है तो ड्रैग फोर्स भी ज़ीरो आ जाएगी। अब पार्टिकल नीचे आएगा तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो फर्ज कर लो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 से बढ़ के 10 हो जाती है। अब चूंकि वेलोसिटी बढ़ गई है तो वेलोसिटी बढ़ने से ड्रैग फोर्स भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ ड्रैग फोर्स थी 0, अब ड्रैग फोर्स बढ़ के 0 से लेट्स सपोज 2 न्यूटन हो जाती है। मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट लेफ़्ट की तरफ जा रहा हो तो ड्रैग फोर्स टुवर्ड्स राइट होगी, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ड्रैग फोर्स ऊपर को होगी, यानी ड्रैग फोर्स पार्टिकल की मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पार्टिकल नीचे आ रहा है तो ड्रैग फोर्स ऊपर को आ जाएगी। और फर्ज कर लो कि वेलोसिटी 0 से 10 होने से जो हमारे पास ड्रैग फोर्स है वो 0 से बढ़ के 2 न्यूटन हो गई। अब ऑब्जेक्ट जब फर्दर नीचे आएगा 2 सेकंड बाद तो उसकी वेलोसिटी तो बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन चूंकि अब 2 न्यूटन फोर्स ऊपर को लग रही है, 10 नीचे को लग रही है, तो अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में 10 से इंक्रीज होके 20 उसकी वेलोसिटी नहीं आएगी। यहाँ तो ड्रैग फोर्स थी ही नहीं, इसलिए 10 से बढ़ के 20 हो गई। यहाँ ये 2 न्यूटन फोर्स उस पार्टिकल को ऊपर को खींचना चाह रही है, लिहाजा पार्टिकल की वेलोसिटी में कभी भी पहले जितना इंक्रीज नहीं आएगा जितना यहाँ पर आया था 10 से 20। तो यहाँ सपोज कर लो कि अब वेलोसिटी 10 से बढ़ के 18 हो जाती है, वेलोसिटी दोबारा से बढ़ गई तो ड्रैग फोर्स भी दोबारा से बढ़ जाएगी। तो अब ड्रैग फोर्स चूंकि वेलोसिटी और बढ़ गई है तो ड्रैग फोर्स और बढ़ जाएगी। तो फर्ज कर लो हमारे पास ड्रैग फोर्स जो है वो 4 न्यूटन आ गई। तो आपने ये देखा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे को आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाती है, लेकिन उसका वेट जो है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि वेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है और वो यहाँ चेंज नहीं हो रहा। 3 सेकंड गुजरेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी और बढ़ जाएगी और ड्रैग फोर्स भी और बढ़ जाएगी। अब देखो पहले वेलोसिटी में इंक्रीज 10 आया, फिर 8 इंक्रीज आया, अब 8 भी नहीं आएगा, अब जो है वो 6 का इंक्रीज आ जाएगा। तो 3 सेकंड बाद वेलोसिटी जो है वो 18 से बढ़ के 24 हो जाएगी और इधर से ड्रैग फोर्स 4 से बढ़ के 6 हो जाएगी। पहले 2 थी फिर 4 हुई, 3 सेकंड बाद ये 6 न्यूटन हो जाएगी और वेलोसिटी 24 हो जाएगी। अगर 4 सेकंड बाद की बात करें तो वेलोसिटी जो है वो 24 से बढ़ के 28 हो जाएगी। अब सिर्फ 4 का इंक्रीज़ आएगा, पहले 10 का इंक्रीज़ आया, फिर 8 का, 3 सेकंड बाद 6 का इंक्रीज़ आया तो 24 हो गई। 4 सेकंड बाद 4 का इंक्रीज़ आएगा तो वो 24 से 28 हो जाएगी। और 4 सेकंड बाद हमारे पास ये ड्रैग फोर्स जो है ये 8 न्यूटन हो जाएगी। 2 सेकंड बाद 4, 3 सेकंड बाद 6 न्यूटन और 4 सेकंड बाद 8 न्यूटन हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि 5 सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो ये हमारे पास केस है जब पार्टिकल की वेलोसिटी 5 सेकंड बाद हम जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। 4 सेकंड बाद वेलोसिटी है 28, 5वें सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी में इंक्रीज सिर्फ 2 का आएगा। पहले 10 का इंक्रीज आया, फिर 8 का, फिर 6 का, फिर 4 का, अब सिर्फ 2 का इंक्रीज आएगा। तो अभी आपको बताया था 4 सेकंड बाद वेलोसिटी 28 है, लिहाजा 5 सेकंड बाद 2 का और इंक्रीज आने से पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ के 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 4 सेकंड बाद आपको बताया था फोर्स ड्रैग फोर्स 8 न्यूटन है, तो 5 सेकंड बाद ड्रैग फोर्स कितनी होगी ऊपर को, अब हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो भी 10 न्यूटन आ जाएगी। तो ये वो पॉइंट है जहां पर आके पार्टिकल पर लगने वाली ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल आ गई है। अब अगर पार्टिकल फर्दर नीचे को आना ही है उसने,
लेकिन अब उसकी वेलोसिटी में फर्दर इंक्रीज नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल कर रही हैं। तो कैंसल होने की वजह से पार्टिकल पर नेट फोर्स नहीं लगेगी और उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर पार्टिकल पर लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो है, यानी तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। लिहाजा इससे आगे ऑब्जेक्ट जो है वो 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ही फॉल करेगा, यानी अब वेलोसिटी चेंज नहीं होनी। लिहाजा इसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे और यहाँ सबस्क्रिप्ट में हम टी लिखेंगे। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट किस तरह से होती है। जब ऑब्जेक्ट पर लगने वाली ड्रैग फोर्स उसके वेट के इक्वल आ जाए तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसके बाद मूव करेगा, यानी अब उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और इसी वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी है चूँकि, और यही हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी है। अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने मैक्सिमम क्यों बोला? देखो अब फर्दर पार्टिकल की वेलोसिटी तो बढ़नी है नहीं, 30 से ना 31 होनी है, ना 32 होनी है, ना 33 होनी है, यानी जितनी बढ़नी थी वो बढ़ गई। तो अगर 30 को 18, 24, 28, 10 और 0 से कंपेयर कर लो तो 30 पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है ड्यूरिंग इट्स मोशन, जब वो फ्लूइड में नीचे को गिर रहा है। लिहाजा 30 ही मैक्सिमम वेलोसिटी है जो पार्टिकल ने अटेन की है ऑब्जेक्ट ने फ्लूइड में नीचे को गिरते हुए, और यही कांस्टेंट है। इसीलिए हम टर्मिनल वेलोसिटी को कहते हैं मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन फ्लूइड। इस पॉइंट के बाद पार्टिकल इस कांस्टेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ फ्लूइड में वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगा, और इसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। तो आपको कंडीशन मिल गई कि कब पार्टिकल की वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। आपने देखा जब उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते उसके वेट के इक्वल आ जाती है तो उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है, यानी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी बन जाती है। तो हमें कंडीशन मिल गई कि जब ड्रैग फोर्स और पार्टिकल यानी ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल हो जाएंगे तो पार्टिकल उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगा फ्लूइड में। और यहाँ अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स आपको पता है पार्टिकल पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम होता है। यहाँ एक तो ऑब्जेक्ट का वेट है और दूसरा ड्रैग फोर्स है उस पर लगने वाली। तो अगर वेट में से ड्रैग फोर्स को माइनस कर दें तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली नेट फोर्स हमें मिल जाएगी। आपकी बुक में उसने जो ऑब्जेक्ट है उसे फॉग ड्रॉपलेट लिया है, धुंध का ज़र्रा लिया है। तो इस पॉइंट पर जब धुंध के ज़र्रे पर लगने वाली ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते उसके वेट के इक्वल आ जाएगी, तो जितना वेट होगा उतनी ड्रैग फोर्स होगी, तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसीलिए माइनस साइन आया। तो इस पॉइंट पर उस फॉग ड्रॉपलेट पर लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो आ जाएगी। तो हमारे पास कंडीशन है ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट। ड्रैग फोर्स है 6 पाई ईटा आर वी और वेट हमारे पास है mg। और आपको बताया जब ड्रैग फोर्स वेट की इक्वल होती है तो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है। हमें टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, vt को अलहदा कर लिया, ये vt आ गया 6 पाई ईटा आर, उधर जाके mg के नीचे आ जाएगा, यानी mg से डिवाइड कर दिया 6 पाई ईटा आर। तो ये vt इधर रख लिया, 6 पाई ईटा आर जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, mg के नीचे आ जाएगा। अगर हमें ड्रॉपलेट का मैस पता लग जाए तो वह हम यहाँ पुट करके टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्रॉपलेट का मैस कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने आपको बताया था कि स्टोक्स लॉ सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है। तो मैस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेंसिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, मैस बाय वॉल्यूम। हमें मैस चाहिए तो वॉल्यूम इधर जाके डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैस इक्वल आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चूँकि अभी आपको बताया कि स्टोक्स लॉ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है और फॉग ड्रॉपलेट स्फेरिकल होगा, तो याद रखिएगा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ अगर 4/3 पाई आर क्यूब पुट कर दें तो मैस आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और ये रो आ जाएगा। ये मैस की वैल्यू जो है
इसको अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का एक और रिलेशन आ जाएगा। तो मैस को पुट कर दिया यहाँ, मैस की जगह आ गया हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब और ये रॉ, ये साथ में है जी और डिवाइड में है 6 पाई ईटा आर, वो ये लिख लिया। यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2s आर 4 और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा और एक आर यहाँ एक आर से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा 2g आर स्क्वायर रॉ और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 3 × 3 9 और साथ में ये ईटा बच जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी का हमारे पास ये एक और फार्मूला है जो है 2g आर स्क्वायर रॉ ओवर 9 ईटा। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम यहाँ एयर की विस्कोसिटी पुट करके, डेंसिटी की वैल्यू पुट करके, उस फॉग ड्रॉपलेट का रेडियस पुट करके और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके फॉग ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं।